हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 11 नवंबर और आज के इस वीडियो में हम 11 नवंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की यदि पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। साथ ही इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। ये जो कोर्स है 149 में मेरे द्वारा कवर कराया जा रहा है। कल जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि चीन की स्पेस वॉक करने वाली जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, जो कि वांग यापिंग बनी है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की स्थिति चिंताजनक बताई गई है। 168वां स्थान है भारत का। हाल ही में जो त्रिपुरा है, इसने बांस से बना पहला क्रिकेट बैट और स्टंप ये विकसित कर लिया है। 400 टी20 विकेट लेने वाले दुनिया के सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं राशिद खान, अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। छठवीं बार पेरिस मास्टर्स टेनिस का खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविक ने। और बिली जीन किंग कप, जिसे आप फेड कप के नाम से जानते हैं, महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड है, जो कि जीत लिया है रशिया ने। मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल करके कित्तूर कर्नाटक कर दिया गया है। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता बने हैं, नागपुर से ही बिलोंग करते हैं। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूनेस्को के इस नेटवर्क में श्रीनगर को ऐड किया गया है। और अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित की गई हैं जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली कर्नाटक की तुलसी गौड़ा। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी ये सौंपी गई है। इसका नाम क्या है? तो देखिए, इसका नाम है INS वेला। तो इंडियन नेवी का जो प्रोजेक्ट 75 है, इसके तहत वैसे यदि देखा जाए तो 6 पनडुब्बियां। अच्छा, पनडुब्बी जो टर्म है इसे तो आप समझते ही होंगे, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं सबमरीन, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो ये पानी के अंदर रहकर भी काम कर सकता है और कई सैनिक एक बार में इसमें रह सकते हैं। तो दुनिया में सबसे पहले ये जो पनडुब्बी का निर्माण है ना, जो ये एक डच वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था 1602 में। हालांकि भारत में ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट 75, इसके तहत टोटल 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी ये इसमें शामिल होने वाली हैं, जिसमें कि अब चौथी मिल चुकी है, जिसका नाम है INS वेला। इसका जो निर्माण है, मतलब कि बनाए जाने की शुरुआत 2019 से की गई थी। और इसके बंदरगाह यानी कि पोर्ट और समुद्र के अंदर का ट्रायल, जिसमें हथियार और सेंसर ये शामिल थे, तो इसका ट्रायल अब कंप्लीट हो चुका है और अब इसे इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अभी तक जितनी भी पनडुब्बी इस प्रोजेक्ट के तहत बनी है, इसे MDL यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा मुंबई में बनाया गया है। और इसका फ्रांस के मैसर्स नेवल ग्रुप के साथ समझौता है, मतलब आप कह सकते हैं मेड इन इंडिया के तहत ये सभी पनडुब्बी बनी है। और ये है इंडियन नेवी में शामिल होने वाली चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी। अब ये है चौथी, तो इससे पहले 3 कौन है ये भी मैंने आप लोगों के लिए ऑप्शन में लिख रखा है। एक है INS खंडेरी, फिर है INS कलवरी, एक है INS करंज, इसे इसी वर्ष शामिल किया गया है। और अब चौथी बन गई है INS वेला। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं आप लोगों को 2 INS के नाम और बताने जा रही हूँ, जिसका अभी जो नाम है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा था। एक तो है INS विक्रांत। ये क्यों चर्चे में आया था? तो ये भारत का पहला एयरक्राफ्ट करियर बना है। ठीक है, एक था INS ध्रुव। ये शायद मैं आप लोगों की जब लाइव क्लास ले रही थी ना, ये मैंने आप लोगों को INS ध्रुव के बारे में पढ़ाया था। ये क्या है? तो ये भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। ये भी अभी चर्चे में आया था, तो दोनों ही आप याद रख सकते हैं। मैंने कल आप लोगों से 2 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे। पहले का राइट आंसर कर्नाटक और दूसरे का राइट आंसर था अजय शर्मा। आप लोगों के लिए आज के 2 इंपॉर्टेंट सवाल हैं। फैजाबाद जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट करने का फैसला किया गया है, किस राज्य में स्थित है? और प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए औद्योगिक संबंधी नियम 2021 को मंजूरी दी है? तो औद्योगिक संबंध नियम 2021 को अभी हाल ही में असम के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो इसके तहत क्या है, देखिए, जो भी प्रवासी श्रमिक है, प्रवासी श्रमिक जो कि असम में नहीं रहते, मतलब कि दूसरे राज्यों से आते हैं और असम में नौकरी करते हैं, तो इन्हें सूखे राशन के रूप में राहत प्रदान किया जाएगा। इसके लिए असम प्रवासी श्रमिक खाद्य सुरक्षा योजना, इसे भी मंजूरी दी गई है। और इस योजना के तहत ई श्रम पोर्टल पर उपलब्ध प्रवासियों के डेटा और अन्य रिसोर्सेज का उपयोग करके इन्हें राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब यहाँ जो आप टर्म लिखा हुआ देख रहे हैं, ई श्रम पोर्टल, तो देखिए ये क्या है? लाखों असंगठित श्रमिकों को एक साझा प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ये मदद करता है। यहाँ मैंने एक टर्म यूज किया है, असंगठित श्रमिक।
सॉरी, असंगठित। अब देखिए आप लोगों ने 2 टर्म सुने होंगे, एक होता है संगठित, दूसरा होता है असंगठित। तो संगठित कहने का मतलब है कि जो सरकार के साथ शामिल होते हैं, मतलब कि सरकार के नियमों का पालन करते हैं। असंगठित जस्ट उसका अपोजिट होता है। ये सरकार में या सरकार के साथ शामिल नहीं होते, ना ही किसी नियम का पालन करते। जैसे कि फल सब्जी की दुकान वाले या रेहड़ी मजदूर हो गए, किसी ने अपना ब्यूटी पार्लर खोल रखा है या कोई भी किराना शॉप वाला है। तो ये सरकार के अंदर तो नहीं आते, ये होते हैं असंगठित श्रमिक, ठीक है? तो इन्हीं के लिए ये ई श्रम पोर्टल ये लॉन्च किया गया था और हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया गया है कि ई श्रम पोर्टल पर 4 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है। ये भी करंट से रिलेटेड है। तो इन्हें ये एक तरह की सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए ये जो औद्योगिक संबंध नियम है, ये लागू किया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। असम जो कि पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, असम की राजधानी है दिशपुर। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बनाए गए हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। राज्यपाल ये हैं जगदीश मुखी। अच्छा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ये असम में ही स्थित है। साथ ही यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो सैटेलाइट फोन से लेस भारत का पहला जो नेशनल पार्क है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क ही बन गया है। हालांकि ये मैंने आप लोगों को बताया भी था। ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हिमा दास, ये भी असम से ही बिलोंग करती हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर अगला क्वेश्चन है, कनाडा से वापस ली गई 18वीं सदी की अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है, किस शहर के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित की जाएगी? हालांकि ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि भारत में लगभग 150 वर्ष पूर्व अन्नपूर्णा माता की जो प्रतिमा थी, ये चोरी कर ली गई थी। हालांकि वो अभी तक तो कनाडा में थी, लेकिन इस वर्ष कनाडा के द्वारा फैसला किया गया कि ये भारत को सौंप देगा। तो भारत को तो सौंपा गया, मतलब कि भारत के बिहाफ पर ये सौंपा गया था। भारत के जो उच्चायुक्त हैं, जो कि कनाडा में नियुक्त थे उस समय, अजय बिसारिया, इन्हें सौंपा गया। और ये जो मूर्ति है, ये ASI यानी कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे आप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं, यहाँ ये सुरक्षित थी। लेकिन अब ये मंदिर में स्थापित की जानी है और ये स्थापित की जाएगी वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में। हालांकि अब ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, इस साल चर्चे का विषय भी रहा है, क्योंकि आप लोगों ने एक मस्जिद का नाम सुना होगा, दैट इज ज्ञान व्यापी मस्जिद। और ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर वाला मुद्दा था, ये काफी ज्यादा हाईलाइट भी रहा था। तो ये जो अन्नपूर्णा माता की प्रतिमा है, ये इसी वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित की जानी है। वाराणसी जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है, इसी वाराणसी से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। काशी एक रूप अनेक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन ये भी वाराणसी से किया गया। और यदि आप कुछ वाराणसी से रिलेट कर सके तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। फिर यदि हम बात करें धौलावीरा की, जो कि गुजरात में स्थित है, इससे आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, धौलावीरा और मुलुगु, मुलुगु ये स्थित है तेलंगाना में, धौलावीरा स्थित है गुजरात में। दोनों क्यों चर्चे में थे? तो इसे आप रिलेट कर सकते हैं यूनेस्को से। आप जानते ही हैं यूनेस्को में मतलब कि भारत की टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये शामिल हो चुकी है, जिसमें कि इसमें 39वां था तेलंगाना का रामप्पा टेम्पल, जो कि इसी मुलुगु जिले में है। और इसमें 40वां था गुजरात का धौलावीरा। ठीक है, ये हो गए। अब लास्ट ऑप्शन बचता है बहराइच का। बहराइच कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसी बहराइच से महाराजा सुहेलदेव स्मारक का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर था? तो देखिए, अभी जो 30 देशों की रैंकिंग रिलीज की गई है, इस 30 देशों में टॉप पर नॉर्वे था और अपने भारत को 18वां स्थान दिया गया है। अब ये है क्या? ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। तो कहने का मतलब है कि दुनिया भर में अब इस ड्रग को आप उस नशे से मत ऐड कीजिएगा जो आप दवा इस्तेमाल करते हैं। तो दुनिया भर में दवा नीतियों और उसका किस हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है, उसका किस हिसाब से किस देश में कितना क्रियान्वयन है, इस पर ये जो डेटा रिलीज किया गया है, किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो ये हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया गया। 30 देशों में भारत को 18वां स्थान मिला है। इसमें टॉप कंट्रीज थी नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूके और ऑस्ट्रेलिया। तो टॉप पर था नॉर्वे। तो नॉर्वे के बारे में हम जान लेते हैं। इसकी कैपिटल है ओस्लो। करेंसी तो ये है नॉर्वेजियन क्रोन। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो देखिए, दुनिया की जो पहली शिप टनल है, ये नॉर्वे में ही बनने जा रही है। मैंने आप लोगों को बताया था स्कैंडिनेवियन कंट्री के बारे में, जब वर्ल्ड मैप मैंने आप लोगों को कवर कराया था,
देखिए इसमें 5 देश शामिल हैं। एक तो हो गया नॉर्वे, एक हो गया स्वीडन, एक हो गया फ़िनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फ़िनलैंड। ये जो आप देख रहे हैं ये है डेनमार्क, और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है आइसलैंड। यही 5 कंट्रीज़ मिलकर के कहलाती हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। ये क्लियर हो गया? अब हम अदर ऑप्शन की यदि बात करें तो ये जो डेनमार्क है, डेनमार्क है ये करप्शन इंडेक्स में टॉप पर था। इसमें भारत को 86वां स्थान मिला है। नॉर्वे की यदि हम बात करें तो ये डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप पर था। भारत का स्थान इसमें 53वां बताया गया है। चाइना ये विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में टॉप पर था। भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट T20 टीम का नया कैप्टन और वाइस कैप्टन ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। रोहित शर्मा कप्तान के रूप में और लोकेश राहुल ये वाइस कैप्टन बन गए हैं। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, केएल राहुल और रोहित शर्मा। तो आप ये तो जानते हैं कि जो विराट कोहली थे पहले इसके कैप्टन थे, इन्होंने T20 से कप्तानी छोड़ने का ऐलान तो पहले ही कर दिया था, और इन्हीं के बाद इसके कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में केएल राहुल और रोहित शर्मा की नियुक्ति की गई है। और इसके साथ ही आप ये भी जानते हैं कि रवि शास्त्री का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, और अब भारत के नए जो कोच हैं, मतलब कि टीम इंडिया के नए कोच ये बन चुके हैं राहुल द्रविड़। तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। थोड़ा हम रिलेट कर सकते हैं इसे बीसीसीआई से। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना 1928 में हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। बीसीसीआई के 39वें क्रम के अध्यक्ष सौरव गांगुली, और इसके सेक्रेटरी हैं जय शाह जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं। अगला क्वेश्चन है, 9 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, माफी चाहूंगी, 9 नवंबर को मनाया जाता है विश्व उर्दू दिवस। तो इस दिवस पर दिल्ली में स्थित जो उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और देश के कुछ कल्याणकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा जो उर्दू शायर हैं या उर्दू लेखक हैं, इन्हें यहाँ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस दिवस के मौके पर दिवस है विश्व उर्दू दिवस, जो कि 9 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट डे है जिसमें कन्फ्यूज़न होता है, भाषा से ही रिलेटेड है, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए, विश्व हिंदी दिवस यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे, ये तो हर साल मनाया जाता है 10 जनवरी को। लेकिन भारत में जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है यानी कि नेशनल हिंदी डे, ये हम सेलिब्रेट करते हैं 14 ऑफ सितंबर को। तो इसे आप क्लियर करेंगे। नवंबर मंथ के कुछ अन्य इंपॉर्टेंट डेज रहे, जैसे कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। जबकि जो विश्व कैंसर दिवस है यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे, ये हम 4 फरवरी को ये हम सेलिब्रेट करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय रेडियोग्राफी दिवस ये कब मनाया गया? तो ये 8 नवंबर को मनाया गया है। अब देखिए, 9 नवंबर की बात की जा रही है, तो ये जो दिन है ये इतिहास से भी रिलेटेड है। आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा कि जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय काफ़ी सारी देसी रियासतें थीं, लगभग 550 के आसपास देसी रियासतें थीं, जिन्हें ऑप्शन दिया गया था या तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं या तो आप भारतीय संघ में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में मोस्टली देसी रियासतें ये तो शामिल होने के लिए मान गई थी, जिसमें कि 3 इम्पोर्टेंट निकल करके आती हैं। एक तो था ये जूनागढ़ रियासत, दूसरा था जम्मू कश्मीर, और तीसरा था हैदराबाद, जो कि इसमें शामिल होने के लिए मान नहीं रहा था। इसके लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ चलाई गई थी, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हुआ था। तो इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, या आप कह सकते हैं जनमत संग्रह के माध्यम से इसका भारत में विलय किया गया था। ठीक है। अदर दो मैंने जो बोला है, जैसे कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में विलय पत्र के माध्यम से किया गया था। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। जबकि एक और मैंने बताया जो हैदराबाद, तो हैदराबाद के जो निज़ाम थे, मतलब आप कह सकते हैं कि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनके द्वारा हैदराबाद में पोलो ऑपरेशन, जिसे आप मिलिट्री ऑपरेशन कह सकते हैं, ये चलाया गया था। तब इसका भारतीय संघ में विलय हुआ था। तो ये भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? ये बने थे संकल्प गुप्ता। ठीक है। और अब 72वें बन गए हैं मित्राब गुहा। इसके पहले मैंने क्या बताया कि 70वें क्रम के बने राजा ऋत्विक, और 69 क्रम के हर्षित राजा। तो 71, 72 ये आप और ऐड कर लीजिए। हम बात करें मित्राब गुहा की, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने मतलब कि ये भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। 71वें तो संकल्प गुप्ता है, कल मैंने बताया था।
तो विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं, इन्हें रेगुलेट करता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। 1924 में इसकी स्थापना हुई और लॉज़न स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है कि ये जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। प्रीलिम्स एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो ये थे विश्वनाथन आनंद। ठीक है। और दुनिया के सबसे, ये आप कह सकते हैं सबसे युवा या सबसे कम उम्र के जो ग्रैंड मास्टर, ये हैं अभिमन्यु मिश्रा। 12 वर्ष इनकी उम्र है, भारतीय मूल के हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, आईसीसी के द्वारा अक्टूबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? यदि सिंपल भाषा में आप लोगों को बताऊं तो देखिए, पुरुषों की कैटेगरी में ये चुने गए हैं आसिफ अली, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और महिलाओं की कैटेगरी में ये चुनी गई है लारा डेलानी, जो कि आयरलैंड से बिलोंग करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, आसिफ और लारा, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, आईसीसी के द्वारा एक नए कैटेगरी में अवार्ड दिए जाने की शुरुआत की गई थी। ये नया कैटेगरी था प्लेयर ऑफ द मंथ की कैटेगरी। तो प्लेयर ऑफ द मंथ की कैटेगरी में जो जनवरी से दिया जा रहा है, तो जनवरी में इसके जो पहले विजेता थे, ये थे ऋषभ पंत, ये भारत से थे। और इसके बाद कंटिन्यू फरवरी, मार्च, अप्रैल और अब अक्टूबर आ चुका है, मतलब नवंबर आया। तो नवंबर में अक्टूबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहे, ये बता दिया गया है। तो ये जो पुरुषों की कैटेगरी में यदि हम बात करें, तो ये जो अली हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, आसिफ अली, इन्होंने बांग्लादेश के शाकिब अल हसन और नामीबिया के डेविड विजे को हरा करके ये खिताब जीता है। जबकि हम लारा डेलानी की बात करें, तो इन्होंने जिम्बाब्वे की मैरी एन्ने मुसोंदा को हरा करके ये खिताब जीत लिया है। अब किसे हराया है ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आईसीसी की यदि हम बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, 1909 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका दुबई यूएई में है। इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला पहला इंडियन ब्रांड कौन बना है? ध्यान दीजिए, इंडियन ब्रांड की बात की जा रही है। तो हाल ही में जो लावा है, ये 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला पहला इंडियन ब्रांड बन गया है। यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है ना, अग्नि, अग्नि के नाम से इसने अपना पहला 5G मोबाइल ब्रांड ये लॉन्च कर दिया है। लावा के द्वारा विकसित किया गया है और इसका जो निर्माण है उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित कंपनी के कारखाने में किया जा रहा है। तो देखिए, ये तो हुआ भारतीय ब्रांड। अब ऑप्शन से आप कुछ ना कुछ रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा उत्तर प्रदेश का नोएडा, तो इसी उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 81 में सैमसंग के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल कारखाना ये स्थापित किया गया। ठीक है। और सैमसंग यदि पूछा जाए किस देश की कंपनी है, तो ये साउथ कोरिया की कंपनी है। और दुनिया में सबसे पहले 5G नेटवर्क साउथ कोरिया ने ही लॉन्च किया था। लावा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। रियलमी की यदि हम बात करें, तो चाइना की कंपनी आप सभी जानते हैं। और अभी हाल ही में क्रिकेटर केएल राहुल को रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एलजी की यदि हम बात करें, तो ये भी साउथ कोरिया की कंपनी है। ये क्यों चर्चे में आई थी? तो देखिए, भारत में इसे, मतलब कि इसका जो फ़ोन, जो आप मोबाइल खरीदते होंगे एलजी का, तो इसे इस फील्ड में घाटा हो रहा है, फ़ोन निर्माण के क्षेत्र में। तो एलजी की टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये तो मार्केट में मिलेंगे, लेकिन इसका फ़ोन अब नहीं मिलेगा। इसने फ़ोन का जो कारोबार है भारत में पूरी तरह से बंद कर दिया है। और एलजी साउथ कोरिया कंपनी बता ही दिया है मैंने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो देखिए, हाल ही में जो हरि कुमार है, हरि कुमार, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, वॉइस एडमिरल आर हरि कुमार, इनकी नियुक्ति भारत के अगले नौसेना प्रमुख के रूप में की गई है। ठीक है। और ये किनका स्थान लेने जा रहे हैं? एडमिरल कर्मवीर सिंह का, जो कि इस मंथ के लास्ट तक रिटायर हो जाएंगे और इनका पदभार संभालेंगे आर हरि कुमार। के नटराजन की यदि हम बात करें, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के ये महानिदेशक हैं। जबकि विवेक राम चौधरी, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में वायुसेना के प्रमुख के रूप में की गई है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर हम कुछ बदले गए नामों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया। अयोध्या का जो राम मंदिर जाने का मार्ग है, कल्याण सिंह के नाम पर, जो कि यहाँ के राज्यपाल थे। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर, मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। और अलीगढ़ का नाम हरिगढ़, हजरतगंज चौराहा ये अटल चौक के नाम से जाना जा रहा है। मैंने कल आप लोगों से जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर मेघालय था। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, चौथी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बेस्ट अभिनेत्री की हम बात कर रहे हैं। तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।